अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, 1971 के पस मंजर में बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट से 27 मई को होने वाली ट्वीट ने सियासी डेडलॉक के कुफल को फिर से लॉक कर दिया। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ट्वीट से मुतालिक वजाहतें दे ही रही थी कि साबिक सदर और तरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी जारहाना गुफ्तगू करते हुए बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट से होने वाली ट्वीट के हक में बोल पड़े। हर वो मौका जहां तरीके इंसाफ को मुतहरिक होकर सियासी फ़ायदा उठाना चाहिए, वहीं पर गलती कर दी जाती है। 2018 के इलेक्शन से पहले बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस किस्म के बयानात दिए और इक़्तिदार में आने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा एक पेज और जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, उसका नतीजा बिल आखिर जनरल बाजवा को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहकर निकला। इक़्तिदार से निकल जाने के बाद असेंबलियों से इस्तीफ़े देने और फिर सूबाई असेंबली को तहलील करने तक एक से बढ़कर एक सियासी गलत फैसला किया गया। तरीके अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत ख़त्म होने पर अमरीकी साजिश का बयानिया अपनाकर एब्सोल्युटली नॉट से चलने वाला सफ़र अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर के स्लोगन तक आने में तरीके इंसाफ को सियासी पार्टी के तौर पर ऐसा नुकसान उठाना पड़ा कि बादअज़ां अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करना पड़ी और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बानी PTI को अमरीका से ही ऑपरेट करवाना पड़ा। इनकलाब के नाम पर एहतजाजी जलसों की जो रिवायत बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डाली और रियासती इदारों के खिलाफ जो बयानिया अपनाया और ज़बान इस्तेमाल की गई, उसने तरीके इंसाफ जैसी पॉपुलर सियासी जमात को साइड लाइन कर दिया और फिर 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा होना तरीके इंसाफ की सियासी गलतियों की इंतहा साबित हुआ और एक तरह से पार्टी की सियासी मौत के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुआ। लगभग 1 साल तक तरीके इंसाफ की क़यादत को जेलों में रहने, कारोबार की बंदिश का सामना करने, पार्टी का निशान हाथ से निकल जाने, करीबी अजीज़ों को तकलीफ पहुंचाने और इलेक्शन में शिकस्त खाने के बाद असेंबली में पहुंचने का मौका तो मिल गया, मगर ना पार्टी रही और ना पार्टी का निशान, बल्कि एक बेनाम सी पार्टी की छतरी के नीचे असेंबली की नशिस्तों पर बैठना पड़ गया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि तरीके इंसाफ में -1 के फॉर्मूले पर बात होने लगी थी, मगर कुदरत ने साथ दिया और मुज़ाकरात की दावतें आने लगी, दूरियां भी मिटने लगी और बातचीत के जरिए डेडलॉक ख़त्म करने की नौबत आ गई। तो बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट से एक ऐसी पोस्ट कर दी गई कि एक मरतबा फिर तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किल का सफ़र जो है उसका आगाज़ हो गया। अब मालूम नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी सफ़र इख्तिताम तक पहुँच चुका है या फिर एक के बाद एक ब्लंडर होता रहेगा और तरीके इंसाफ अपनी सियासी गलतियों की सज़ा भुगतती रहेगी। तरीके इंसाफ के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद होने के बाद कौन सा दरवाज़ा मदद के लिए खुल सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला, आप पुराने साथी रहे हैं। इमरान खान साहब के भी एक लंबा सफ़र आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वक्फ किया है, उनके साथ गुजारा है। मुझे बताइएगा कि यूँ महसूस हो रहा है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत और बिलखुसूस बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत है वो बंद गली में चली गई है। आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ये जो वीडियो पोस्ट हुई है इसके बाद एक नया कट्टा खुल गया? एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग बानी बानी क्यों करते हैं। बानी खान नाम तो नहीं है, इमरान खान नाम है, आप नाम लें, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है आपके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान एक तन्हाई का शिकार भी है। तन्हाई का शिकार इस तरह है कि इमरान खान एक इंतहाई पॉपुलर लीडर होने के बावजूद वो जेल में है मौजूद, और उनकी पार्टी में एक बड़ी तादाद ऐसी है लीडरशिप की जो कि मैं कहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है या वो इस पर मुतमईन है कि एक पॉपुलर इमरान खान जेल में हो और बाहर उनकी अपनी जो दुकानदारी है वो चलती रहे। मुझे नज़र नहीं आता कि जब इमरान खान जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जब वो अदालतों में उनको मौका मिलता है कभी कभी उनसे मीडिया के नुमाइंदों से बात करने का, तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे होते हैं और इधर ये डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, मैं सारी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, उसमें बड़े बड़े उनके साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने दुख भी झेले हैं, जिन्होंने जो आज भी जेल में हैं, या उनके साथ वो बड़े दिल के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी बड़ी लीडरशिप एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि मेरी अपनी एक रीडिंग है, क्योंकि मैं इस पार्टी को बहुत पुराना जानता हूँ,
कि वो या तो कॉम्प्रोमाइज हैं या वो इसी बात पर खुश हैं कि इमरान खान जेल में रहे और वो इसी तरह आराम से अपनी उनको यहाँ पे सियासी जो एक हाइप उनको मिली हुई है वो उनको मिल ही रहे। सो वो एक और जो एक सेन एलिमेंट इमरान खान को एडवाइस कर सकता है वो उनके गिर्द इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहा कुछ जाता है, पैगाम देने वाला कुछ और तरीके से उसे प्रेजेंट करता है और फिर हो कुछ जाता है? देखिए ना, वो तो अगर इमरान खान अगर इतने पॉपुलर लीडर इस वक्त मुल्क में हैं जो कि सभी मानते हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी है, आज तक तो तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला सकी जो इम्प्रेसिव तहरीक जिसको आप कह सकें, जो बड़ी बड़ी रैलियां या बड़े बड़े जलसे या बड़े जुलूस या कोई चीज़, वो तो नहीं हो सका। ना ही कोई एफर्ट ऐसी नज़र आती है कि यहाँ से करने वाली है। तो अगर ये सारी चीज़ अगर आपके सामने है तो फिर उससे तो एक ही तासुर मिलता है कि फिर इसके मानी तो ये है कि इमरान खान जो सोच लेकर बैठे हैं जेल में, उनकी जो लीडरशिप है उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनके साथ इस पर मुत्तफिक नहीं है और वो अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी अपनी चालाकी के चक्कर में वो कोई इधर उधर कोई बातें करते रहते हैं। अभी ये जो मामला आया है ट्वीट का, इसमें भी देखें जो लीडरशिप थी उसने माजरत खाना रवैया अपनाया और उसके बाद फिर वो जब वहाँ से मैसेजिंग वगैरह हुई होगी तो अब वो थोड़ा सा उनका पोस्चर चेंज हो रहा है, लेकिन कोई क्लियर स्टैंड वहां से नहीं आ रहा है। जिस तरह से खान साहब का एक क्लियर स्टैंड है, सही है या गलत है उसको हम बाद में बहस करेंगे। ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बहुत पुराने साथी हैं, आप ही की तरह उन्होंने भी बड़ी मेहनत की हुई है और बल्कि मुज़ाकरात करवाने में मैं आपको याद करा देती हूँ, जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी और फिर इस्तीफ़ा दिया गया था कौमी असम्बली में, उसके बाद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी ऐवान सदर में। तो आज जो उनकी तरफ से ये वकला कन्वेंशन में जो उन्होंने खिताब करते हुए बाकायदा हिमायत कर दी उस वीडियो की जो ट्वीट की गई थी जिस पे वजाहतें पेश कर रहे थे, आप नहीं समझते कि फिर इस पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, अब ये तो पीटीआई की लीडरशिप को तय करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाना है। बहुत ज़्यादा जो रास्ता अपनाया गया वो मैं समझता हूँ कि टकराव का और एग्रेसिव रास्ता था और वो भी सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक ही था। बाकी तो मैंने आपको बताया कि कोई तहरीक देखने में नहीं मिली, कोई एफर्ट भी नहीं मिली। यानी एक तो होना कि जी कोशिश की थी नहीं हो सका या ज़बरदस्ती जबर के आगे नहीं हो सका, तो ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो पीटीआई के जो इस वक्त लीडरशिप है उनको एक अपना रास्ता लेना है। उन्होंने ये चुनना है कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी वो उसको किस हद तक सपोर्ट करते हैं, किस हद तक नहीं करते, वो बता सकेंगे। लेकिन ये जहाँ तक ये हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट और ये सब अचानक से निकल आया, मैं समझता हूँ कि सियासत में बहुत सारी चीज़ें डार्क पहलू हैं हमारे मुल्क में, हर मुल्क में होते हैं माजी के, और उसे कुरेदना मुनासिब है नहीं है वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। लेकिन अगर एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है और उसे वो सब लोगों को कह रहे हैं पढ़ लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि डॉक्यूमेंट है ना, फैब्रिकेटेड तो नहीं है। तो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है इट्स अ डॉक्यूमेंट, वो प्रेजेंट है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब आप बहुत मोतबर हैं, कमीशन की बात नहीं है यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में वो वीडियो का पोस्ट करना है और वो सामने आना है कि जब आपकी ऑलरेडी मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, आरिफ अलवी ने भी यहीं तक, मैंने जो उनकी बात सुनी है, उन्होंने यहीं तक कहा कि जी रिपोर्ट का पढ़ना तो कोई जुर्म नहीं है। जाहिर है नोबडी सेइंग कि जुर्म है, पढ़ लें। जिसने पढ़नी है रिपोर्ट, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है अब आज के दौर में कि वो मिले ना किसी को पढ़ने के लिए, ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो ये जो वीडियोस हैं एंटी स्टेट या कोई इस तरह की कोई चीज़ अगर आती है तो वो शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त क्या कभी भी मुनासिब नहीं होगा। डार्क मे बी देयर इज़ अ डार्क साइड, मे बी जनरल याह्या खान जो है वो उसमें शरीक हों, मे बी और चीज़ें ऐसी हों, लेकिन हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए हमें ज़रा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने इमरान इस्माइल साहब जिक्र किया है कि ये पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जब से इमरान खान पे केसेस स्टार्ट हुए हैं, जब से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और दीगर क़यादत जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सियासत से ही दस्तबरदार हुए हैं, वी नो द स्टोरी। अब ये जो क़यादत आई है, आपको लगता है कि ये जो क़यादत अभी लीड कर रही है पीटीआई को, ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये नाअहल है, या इनके मकासद उस तरह के नहीं जिस तरह इमरान खान साहब के थे, या बाकी जो क़यादत बचती है उस पर भी तो जिम्मेदारी को याद होती है? अली मोहम्मद खान साहब, उसमें दीगर नाम भी शामिल हैं जो इस वक्त पार्टी का स्टिल हिस्सा है। नहीं, जाहिर है जो पार्टी के जो सीनियर लोग क़यादत बच गई थी उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो नई क़यादत आई थी तो फिर वो खामोश क्यों है इमरान इस्माइल साहब, अगर उनकी जिम्मेदारी है तो?
मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ बगैर कोई नाम लिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस मूवमेंट जो इमरान खान वांट्स टू बिल्ड, वो तो नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान जो है वो एक अलग टेंजेंट पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी अपनी जाती फीलिंग है, मेरी पीटीआई में किसी से बात नहीं होती, हमें तो गद्दार का लेबल लगा देते हैं हर बात में। तो हालांकि हम वो हैं जो जेल भी गए, मारे भी खाई, सारा कुछ किया, और जो जो छुपे हुए थे वो आके अपने आप को हीरो डिक्लेयर करते हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये जो जो लीडरशिप बची है इसको बड़ा क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, सामने आके बात करनी पड़ेगी कि ठीक। इन्होंने जो आया जो इमरान खान कह रहे हैं उसके साथ ये खड़े हैं या ये उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। क्योंकि सही। जो छुपन छुपी खेल रहे हैं ये, उससे मुझे लगता है कि ये न सिर्फ पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा लेकिन ये अब कौन करे कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है इमरान साहब कि वो सामने आए और बताए कि हमारा जो है वो स्टांस इमरान खान से मुख्तलिफ है या इमरान खान का स्टांस हमसे नहीं मिलता है। अलबत्ता वो प्रेजेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब, ये जो -1 पे बात हो रही है और फिर ये काफ़ी अर्से से चल रहा है कि शायद माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? है ही कुछ नहीं। अगर मिसाल के तौर पे आप इस 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि आप इमरान खान को माइनस कर दें, तो ये सारी पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की है, ये तहरीक इंसाफ की तो नहीं है। तो क्या शाह महमूद कुरैशी इसको लीड करेंगे या अली मोहम्मद खान लीड करेंगे या अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे? कौन लीड करेगा और कौन ये पूरा पाकिस्तान उनके पीछे चल पड़ेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला है और पता ही नहीं है हमें कि उनका जो बानी रिपब्लिकन कौन है ये आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो ये तो नहीं हो सकता। तो दिस इज वन मैन आर्मी विच इज इमरान खान। अगर वो बात करनी है तो उनसे करनी पड़ेगी, नहीं होगी तो बाकी किसी से बात करना, मेरा ख्याल है कि कोई खातिर खा फायदा उससे नहीं होगा। लेकिन वो ख्वाजा आसिफ का आपने बयान देखा ही होगा, वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने इमरान खान ने तो अपना मुंह बंद रखें। उनको लगता है, हुकूमती बेंचेस को लगता है कि शायद वो हमेशा कुछ ना कुछ जब मुंह खोलते हैं तो ऐसी बात कर देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ खुद भी बहुत बड़बोले हैं, वो भी जब भी मुंह खोलते हैं कोई ना कोई पोंगी किस्म की मारते हैं, वो अजीब कोई बात करते हैं। वो अपने मशवरे अपने पास रखें। उनकी अपनी लीडर जो है, जो अब उनकी लीडर बन गई हैं, मरियम नवाज, उनकी अपनी मौजूद है 1971 के ऊपर। इसी हवाले से जो अभी खान साहब ने बात की है वो उन्होंने 2020 में उन्होंने की थी। वो ट्वीट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा। वो मतलब ये कि आप जब टेबल की उस तरफ होते हैं तो आपका जाविया और होता है, जब टेबल के इस तरफ होते हैं तो आपका जाविया और होता है। और ये पाकिस्तान में रिवायत रही है हर एक की, हर एक ने ये किया। कोई एक जमात ऐसी नहीं है जो इक़्तिदार से गई हो बाहर और उसने बाहर जाके कहा हो कि जी ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद या फलाना ये बड़े अच्छे लोग हैं। वो उसको उसी वक्त बुरे जहर लगने लगते हैं जब वो हुकूमत से लहदा होता है, और जैसे ही वो उनके साथ हुकूमत में आता है या उनकी सपोर्ट पे आता है या आने के बाद उनकी सपोर्ट उसको मिलती है तो एक पेज पे आ जाता है। लेकिन ये जो भी मुज़ाकरात की इमरान इस्माइल साहब बात चल रही है, अभी जो ये डेडलॉक लगा हुआ है फिल वक्त, तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये मामला किस तरफ खटाई में पड़ा हुआ है? इमरान खान की अना की वजह से पड़ा जैसे कि हुकूमती लोग कह रहे हैं, या ये कोई और फैक्टर शामिल हो गया? नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक इमरान खान की तरफ से तो 2-3 बार ये बात आ चुकी है कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे, और वो हुकूमत से बात करने को तैयार भी नहीं है, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ अ राइट अप्रोच। क्योंकि हुकूमत जैसी भी है, फॉर्म 47 की है या जाली है या जो भी है, उस वक्त हुकूमत मौजूद है। बात करनी चाहिए, हुकूमत से भी बात करनी चाहिए, ज़रदारी से भी बात करनी चाहिए, और उनसे बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात करें। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो वहाँ से भी कोई ख़ास इंटेंशन है नहीं बातचीत करने की। तो ये राइट अप्रोच क्या होगी? गवर्नमेंट में बैठे लोगों से ही बात करनी है, या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक फैक्टर है इस्टेब्लिशमेंट, उससे बात करनी है? देखें परवाह, इसमें करना ये पड़ेगा कि सबसे बात करनी पड़ेगी। हम अगर ये लेबल लगा के चले ना कि जी हम मौलाना फजलुर रहमान से तो बात करेंगे लेकिन हम ज़रदारी से नहीं करेंगे, हम महमूद खान अचकज़ई से तो बात करेंगे लेकिन हम फलाने से बात नहीं करेंगे, तो उसमें वो चीज़ बनेगी नहीं। हम तमाम सियासतदानों को सोचना होगा, मिल बैठ के बातचीत करनी होगी, रास्ता निकालना होगा, और ये पाकिस्तान के लिए है। और ये हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना पड़ेगा, तमाम सियासत
सियासी पार्टियों को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अब वो पर्दे के पीछे तो मामला रहा नहीं कि हम कहें कि ये वो कोई हम नहीं जानते कि वो कौन कर रहा है। तो सबको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मजबूत किरदार रहा है हुकूमतें बनाने, गिराने में, इलेक्शन कराने में और हुकूमतों को चलाने में बहुत मजबूत किरदार रहा है पाकिस्तान का और इस्टेब्लिशमेंट का और है। तो यानी लिहाजा आप मशवरा भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर ले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयार थी ना। आपने तो इमरान खान का भी बयान सुना है ना, वो भी कह रहे थे कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे, तो उनसे बात करने वो इस्टेब्लिशमेंट ही को कह रहे थे ना। तो यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आप कह रहे हैं कि लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, वैसे फ्रंट फुट पे तो गवर्नमेंट ही है। जिसके पास पावर है हम उससे बात करेंगे, जिनके पास पावर नहीं है यानी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जिनके पास पावर नहीं है उससे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें इमरान इस्माइल साहब, आप काफ़ी सच बोल रहे हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की सियासी बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो आपको लगता है कि अगर इन्वर्स हों तो वो ठीक हो सकता था? I wouldn't like to comment on this right now, लेकिन इस पे फिर कभी आपसे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को थोड़ा सा सियासी लचक दिखानी ज़्यादा ज़रूरी थी जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। उस वक्त तमाम पार्टियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था कि हम वे फॉरवर्ड हमारा आगे क्या हो सकता है, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हम कैसे एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा होता तो नवाज शरीफ और जरदारी कभी भी एक दूसरे के इतने नज़दीक ना आते कि आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं और इस जाली हुकूमत को एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, और आप देख रहे हैं करीब में कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते खुल भी सकते हैं, जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं बाहर आने के लिए? अल्लाह जाने, होता देखा तो यही है पाकिस्तान में होते हुए। पहले नवाज शरीफ साहब, इमरान इस्माइल साहब, दुआओं पे बात आ गई है तो फिर मतलब हो गया। हाँ जी, मैंने कहा दुआओं पे बात आ गई फिर तो हो गया। हमारी तो बात दुआओं से आगे जाती नहीं है। हमारे तो डायरेक्ट कांटेक्ट यही है कि अपने रब से बात करें और उसी से मदद मांगें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिसे हम मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कमाऊ पूत है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमा कर देता है, उसे हम पीने के लिए साफ़ पानी नहीं देते, कारोबार चलाने के लिए बिजली नहीं देते, इंडस्ट्री की तरक्की के लिए गैस नहीं देते, अमनो अमान कायम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते, उसकी गलियों से कचरा नहीं उठाते, वहाँ के नाले साफ़ नहीं करते और उसे डाकुओं, टारगेट किलर्स और भत्ता खोरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। रोशनियों का शहर कराची, जो कभी अमन का इस्तारा था और मुआशी न्यूक्लियस था, आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की सालाना 80,000 वारदातें हुई हैं। दर्जनों लोग टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। सालाना 4,000 से ज़ायद जराइम की शिकायतें रिपोर्ट होती हैं। हज़ारों लोग अगवा होते हैं और सैकड़ों से भत्ता वसूल किया जाता है। ऐसा कौन सा जुर्म है जो कराची की सरजमीन पर सरजद ना होता हो और पानी, खुराक से लेकर बिजली, गैस तक कोई सहूलत कराची के बासियों को मुयस्सर नहीं। अब सवाल ये है कि कराची की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मकामी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या फिर वफाक के कंधों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? और कराची की तबाही में क्या कराची के अवाम भी कसूरवार हैं? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं अमीनुल हक साहब। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि ये इतना ज़्यादा मसाइल से घिरा हुआ शहर है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला, मईशत में असर डालने वाला शहर है, ये बिल आखिर इसके मसाइल हल कैसे होंगे और क्यों नहीं हो रहे? फरवा, मेरा ख्याल है कि माइंड सेट को तब्दील करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही इंट्रो में कहा है कि कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है। कराची 95% सूबाई हुकूमत को कमा कर देता है, 65 से 70% वफाकी हुकूमत को कमा कर देखता है। लेकिन अगर हम डायनेमिक को देखेंगे तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, बिलखसूस सूबाई हुकूमत की। आप ये देखिए कि अगर शंघाई तरक्की करता है तो फिर पूरा चाइना तरक्की कर जाता है। न्यूयॉर्क बेहतरी में आता है तो पूरा अमेरिका जिसे कहते हैं कि तरक्याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के डायनेमिक को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। कराची के साथ एक सौतेली माँ का सलूक रवा रखा जा रहा है
कराची में मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कहा कि पानी हो, बिजली हो, कूड़ा करकट हो, स्ट्रीट क्राइम हो, हर गुजरते दिन के साथ कमी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक इश्यू पे से पहले बात कर लूं, अब मैं पानी की बात कर लेता हूं। फरवा, यू विल बी शॉक टू हियर, मैं आपके बड़े चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि 16 साल से एक सूबाई हुकूमत चली आ रही है एक मखसूस सियासी पार्टी की। आप ये सुनकर हैरान होंगे, पिछले 16 साल से लेकर आज तक एक गैलन पानी, बल्कि एक बूंद पानी का भी कराची के इजाफा नहीं किया गया। अच्छा। K4 का मंसूबा किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन MKM के कोशिशों काविशों की बदौलत हमें से वफाकी हुकूमत में लेके गए, क्योंकि हमें पता था कि सूबाई हुकूमत इसे मुकम्मल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला K4 का मंसूबा तेजी से पाए तकमील की तरफ है, तो इसमें कहीं ना कहीं कराची में बेहतरी नजर आएगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम हर गुजरते दिन के साथ खराब से खराब तर होता चला आ रहा है। सैकड़ों के हजारों के तादाद में मोबाइल फोन छीना जाता है, बाइक चोरी कर ली जाती है, अब तो पुलिस अफसरान की गाड़ियों तक चोरी की जा रही है, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? 18वीं तरमीम के बाद ये सिक्काबंद जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की, लेकिन सूबाई हुकूमत हर जगह पे नाकाम अब नामुराद नजर आती है। रीजन बिहाइंड कि जैसे फ्यूचर का विजन नहीं है, लेकिन अमीनुल हक साहब, ये रिसेंट जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया था कि उन्होंने कराची में बहुत सारे मंसूबे लॉन्च किए हैं, पिंक बस सर्विस हो, सड़कों की तामीर हो, नालों की सफाई हो, वो तो इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने कराची को बेहतर किया है। अगेन मैं लेट स्टार्ट आपकी आखिरी बात से करता कि कहते हैं कि नालों की सफाई का मामला था। देखिए ना, मतलब शर्म आती है बात बोलते हुए कि ये जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी नालों की सफाई, इसी तरीके से जो 3 नाले थे, महमूदाबाद नाला था, औरंगी नाला था, गोजर नाला था, ये इसको रिकंस्ट्रक्शन काम किसने किया? वफाकी हुकूमत ने किया। वफाकी हुकूमत के पैसे से बने ये तमाम चीजें। ये इसी तरह ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, हम लाहौर में देखते हैं कि मेट्रो बन गई, हम मुल्तान में देखते हैं मेट्रो बन गई, हम ये देखते हैं पिंडे में मेट्रो बन गई। किसने बनाई? पंजाब की सूबाई हुकूमत ने। पेशावर में मेट्रो किसने बनाई? KPK की सूबाई हुकूमत ने। क्या कराची के अवाम टैक्स नहीं देते? क्या कराची के अवाम पाकिस्तानी नहीं है कि कराची में भी मेट्रो बस बननी चाहिए थी? सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यस, ग्रीन लाइन का मंसूबा किसने दिया? वफाकी हुकूमत ने दिया, जिसके बिना पे ग्रीन लाइन का मंसूबा बना। आज 3 करोड़ की आबादी है, और 3 करोड़ की आबादी में अगर 200-300 बसें दे देते हैं और कहते हैं एयर कंडीशन बस चला रहे हैं, पिंक बस चला रहे हैं खवातीन के लिए, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के मुतारिफ है। होने के लेकिन आप इसका अल्टीमेटली जिम्मेदार किसे कहते हैं अमीनुल हक साहब? क्या सिर्फ खालिस्तान सूबाई हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है? देखिए, ये मतलब 18वीं तरमीम के बाद पानी देना, रोड को सफाई रखना, कूड़ा करकट उठाना, ट्रांसपोर्ट के इंतजाम को बेहतर करना, हेल्थ को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सूबाई हुकूमत साफ तौर पर नजर आता है कि कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, मीरपुर खास के अवाम को, और जिसे कहते हैं कि गुड गवर्नेंस देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ MKM पाकिस्तान का शहर सिंध के अंदर मजबूत से मजबूतर होती चली आ रही, क्योंकि हर दुख दर्द में कौन खड़ा होता है? अवाम के साथ MKM खड़ी होती है। ठीक है, तो फिर आपने अभी जिक्र कर ही दिया अमीनुल हक साहब, तो फिर आपके बारे में भी एक चीज़ है जो क्लियर करते हैं कि आप भी हर हुकूमत का हिस्सा ये कहकर बनते हैं, अभी भी आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका हिस्सा ये कहकर बने हैं कि हम कराची के या मसाइल के हल के लिए जो है इनके साथ है। लेकिन अगर ये मसाइल वहीं के वहीं हैं तो फिर तो हम आपसे भी क्या एक्सपेक्ट करें? आप गवर्नमेंट में होते हुए भी वो काम नहीं करा पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कराची के अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर आपका गवर्नमेंट के साथ चलने का? देखें, हाँ फरवा, मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम इस चीज़ को समझते हैं, और आपके चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर MKM पाकिस्तान कराची के तमाम सीट भी जीतती है, हैदराबाद की भी सीट जीतती है, क्या सीट जीतने के बाद भी क्या सूबाई हुकूमत बना सकती है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी नहीं बना सकते। हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि अगर सूबाई हुकूमत हमें कुछ नहीं देती है, शहरी सिंध को ओन नहीं करती है, कराची को ओन नहीं करती है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठे। और फिर जब वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं तो हम कराची के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें मसले निकालने की कोशिश करते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? ग्रीन लाइन का मंसूबा किसने बनाया? K4 का मंसूबा जो 26 अरब रुपए से शुरू हुआ था, अब 300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हाँ, MKM की कोशिशों के बदौलत वफाकी हुकूमत इसे मुकम्मल करने जा रही है। M9 का मंसूबा
वफाक ने बना के दिया। मैं समझता हूं कि जहां जहां पे एमकेएम की कोशिशें होती हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कराची के अवाम के मसाइल को हल किया जाए। अब आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल है कि फायर टेंडर, आप अगर आप लाहौर को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, कोयटा को देखते हैं, तो फायर टेंडर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, यानी मेट्रोपॉलिटन, कौन देता है? सूबाई हुकूमत देती है। लेकिन सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह कर वफाकी हुकूमत से एमकेएम ने बावर फायर टेंडर लेकर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दिया, 2 स्नार्कल दिया, 2 बाउजर लेके दिया। क्यों? ताकि शहर की खिदमत कर सके। तो ये कराची के अवाम इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है अमीन हक साहब, ये आपने एक कोशिश की तो है, लेकिन ये भी शायद उस तरह इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, मैं यूं कहूंगी, क्योंकि कराची के अंदर आवाम बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं सर चाहूंगी थोड़ा सा हम पॉलिटिकली भी इसको डिस्कस कर लें। अमीन हक साहब, अगर आप इजाजत दें, मुझे बताएं कि एक और भी जमात है जो कराची में मकबूलियत रखती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आजकल ज़ाहिर है वो ज़ेर अताब है। उस सिचुएशन में आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं वफाक के साथ उनकी बातचीत में? अव्वल तो वैसे वो बैठना नहीं चाहते आपके साथ भी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए एमके पाकिस्तान का तो शुरू से मौक़िफ़ है ना कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। यस, मज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। एमकेएम शुरू दिन से ये बात कह रही है, और मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत भी ये बात कह रही है। बट अनफॉर्चुनेटली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनमें 2 राय पाई जाती है। ये मुझे नहीं पता किससे बात करना चाहते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? पॉलिटिकल वर्कर, सियासी पार्टियों से बात करती हैं, एक दूसरे के साथ बैठती हैं, मसाइल का हल निकालती हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक बातचीत नहीं होगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम आना भी मुश्किल है। तो यस, इट्स अ मोरल, लीगल एंड डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी को आपस में बैठे बातचीत करें और मसाइल का हल निकालें। लेकिन आपका एक बड़ा करीब ताल्लुक रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप समझते हैं कि इसमें वो स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए, एमके पाकिस्तान सियासी पार्टी होने के नाते तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक अहम फैक्टर है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को बैठना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए और मामला के बेहतर से बेहतर हल, यानी किसके बेनिफिट के लिए। देखिए, 2-3 चीज़ें ना, हम जब सियासी पार्टी है तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, मुल्क में अमान होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर पर मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं करता। अगर इन 3-4 चीज़ों के पास मेरा ख्याल इसको एग्रीमेंट बनाते हैं, प्रिंसिपल इश्यू के तौर पे लेते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती का रास्ता निकालते हैं, पार्लियामेंट में डायलॉग और डिस्कशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ों बेहतर हो सकती हैं। ठीक, तो आपको लग रहा है कि अभी कोई सूरत निकल सकती है इमरान खान के जेल से बाहर आने की? देखिए, जो 9 मई का वाकया हुआ है और उसके बाद जो मसलसल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग बातें करते चले आ रहे हैं, मेरा ख्याल उन्हें अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। उन्हें न सिर्फ रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी बल्कि अमल में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। आपको सियासी डायलॉग पे बैठना पड़ेगा, आपको जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए, अपने मैंडेट को तस्लीम कराते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ मुल्क में भी बेहतरी आएगी और तमाम सियासी पार्टी बिलखुसूस जो आताब का शिकार है उनमें भी बेहतरी आने की तवक्को रखी जा सकती है। मैं आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, पूछना चाहूंगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो स्टांस है अदलिया से मुताल्लिक, उसको आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि चूंकि मामला अदालत में मौजूद है और 5 तारीख को गालिबन इस सिलसिले में उनको बुलाया भी गया है, तो मेरा ख्याल है चूँकि अदलिया में ये मामलात हैं तो लेट्स सी कि 5 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल भाई पार्टी के तमाम लीडरशिप के साथ इंक्लूडिंग मी, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे। और तो आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं जो भी कुछ उन्होंने कहा? हम उनके साथ बिल्कुल, हमारे पार्टी के वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, पूरे कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ चलेंगे और मेरा ख्याल है कि इस पर कोई और कमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फैजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि आपने आज जो स्टेटमेंट दी है कि पीटीआई सोशल मीडिया के सरबराह अमरीकी CIA के अहलकार हैं, ये बहुत बोल्ड और ब्लंट स्टेटमेंट है विदाउट एनी प्रूफ, अगर तो आपके पास सबूत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो 22 मई को पिछले साल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त, फिर मैंने जून के पहले हफ्ते में 2023 में, फिर जून के एंड में, फिर जुलाई में, मैंने 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल जो की थी, मैं उस पर बरमला मैंने ये कहा और मुसलसल पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूँ, जबरान इलियास अमरीकी नेशनलिटी होल्डर, अमरीका की खुफिया एजेंसी का एहलकार और एक इंतहाई मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक। जो डिप्टी हेड है इमरान गजाली, वो भी अमरीकी नेशनलिटी होल्डर, वो भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एहलकार, वो भी इंतहाई मशकूक और ख़तरनाक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक। ये पूरा एक नेटवर्क है फरवा साहिबा, बड़ा प्री प्लान। ये सारी चीज़ें फयाज चौहान आज से साल पहले कहता था तो मीडिया के मेरे दोस्त और जनाब बहुत से ऐसे तजिया निगार जनाब मुझे टॉन्ट किया करते थे, यार तुम ये क्या बातें कर रहे हो। आज हर चीज़ अपने मुंह से मानी जा रही है कि हाँ जी शिकागो में बैठ के जबरान इलियास जनाब वो सारी चीज़ें जनाब कंट्रोल कर रहा है और सारे मामलात। ये यहूदी लॉबी, ख़त्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी, ये एक पूरा नेटवर्क है कि जो सारा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप के अंदर और फिर इंडिया के अंदर वहाँ से बैठ के पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का एक पूरा प्लान है, जिसमें आगे बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को रखा गया है। लेकिन चौहान साहब, मैं हक बजाने वो एक सवाल पूछने में, मुझे बताएं आपने जो बातें कही हैं इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक हो। ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ला ताल्लुक हो, उनको इल्म ही ना हो कि उनके ट्विटर हैंडल से जो एक्स कहलाता है आजकल, उससे इस किस्म का कोई ट्वीट हुआ है। परवा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ना एक मुसलमान की हैसियत से सूरह हुजरात के अंदर जो तलकीन की गई है अल्लाह पाक की तरफ से कि हुस्ने ज़न रखो, आपने हुस्ने ज़न का जना सबूत दिया, लेकिन दूसरी तरफ से जरा देख लो हुस्ने सू का, वो डटे हुए हैं। आज उमर अयूब की एज अ सेक्रेटरी जनरल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जबरान इलियास को खराज तहसीन ऑन द बिहाफ ऑफ बानी तहरीक इंसाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ बानी तहरीक इंसाफ एप्रिसिएशन दी गई है सोशल मीडिया टीम को, और पूरी पार्टी की क़यादत को पाबंद करने का नोटिफिकेशन है कि सोशल मीडिया की टीम और जबरान इलियास जो अपलोड करेगा उसको ओन करना, उसको प्रोपोगेट करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये आपका फर्ज है, और जो नहीं करेगा वो जाए तेल लेने। ये आज नोटिफिकेशन हुआ है। तो जनाबे वाला बानी तहरीक इंसाफ किसी झंडे पे है। फरो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे लोग पूछते हैं तुमने 17 साल इतनी कुर्बानियां दी, तुमने पार्टी क्यों छोड़ी? खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं पहले भी कई शोज में कह चुका हूं, ना मेरी कोई इखलाकी वीडियो है, ना मेरी कोई मुआशी फाइल है किसी करप्शन की, किसी स्कैंडल की, ऑन ओथ। ना मुझे किसी FIA ने, किसी IB ने, किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, किसी ISI ने, किसी FIA ने, किसी FPR ने, किसी जनाब किसी अदारे ने मुझे कोई चीज नहीं दिखाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। मैंने चीजें आंखों देखी हैं। मैंने पूरा 1 साल जो इस्तेमाल हुआ अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक, मैंने सारी चीजें देख के बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने ये फैसला किया कि नहीं। लेकिन मुझे बताइए किसके हवाले से कह रहे हैं चौहान साहब, आपने किसके खिलाफ वीडियो देखी है, किसकी वीडियोस देखी हैं? यहाँ पे बड़ी चीजें छोड़े, मैं यहाँ पे क्या किसी मुताबिक बात करूँ। यहाँ पे लोग इज्तिहाद में मारे गए, यहाँ पे लोग करप्शन में मारे गए। पिछली एस्टेब्लिशमेंट जिसने सींगों पे उठाया हुआ था बानी तहरीक इंसाफ को और बुशरा बीबी को, उन्होंने और फिर मीडिया के अंदर बेतहाशा जो हाफ बॉयल्ड इनकलाबी आजकल बने हुए हैं, आधे बाहर भागे हुए और आधे यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसी फौज और ISI की जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी उसके सरबराह और उसकी टीम के जनाब सर का ताज बन के जनाब सारा काम कर रहे थे। उन्होंने इज्तिहाद की गलती की, उन्होंने कहा नहीं वो जो हमारा
वो बंदा है वो शायद आर्मी चीफ बन जाएगा और हम जो अब फौज के खिलाफ या अदारों के खिलाफ या आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन मुझे इशारा सबको पता है किसकी तरफ है, तो कहने का फयाज साहब ये आधी बात कर रहे हैं, आधी नहीं कर रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। जनरल फैज अच्छा। के ये आपके जितने जो नाम नेहाद इस वक्त इनकलाबी एंकर और तजिया निगार बने हुए हैं, जो अब इस वक्त जनाब एक टिकट से दो मजे ले रहे हैं, आपकी जनाब व्यूअरशिप के जरिए से डॉलर कमा के पूरी पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं। ये पहले किसकी गोद में बैठे होते थे? चले कमिंग बैक टू द वीडियो पॉइंट, चौहान साहब आप बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। चौहान साहब आप बड़े इंकशाफात करें। कमिंग बैक टू द वीडियो पॉइंट, वो वीडियोस का ताल्लुक किससे है? क्या बानी पीटीआई से है? मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कम अज कम सारी चीजें बगैर ऑथेंटिक के, मैं आपने कहा जबरान इलियास, इमरान गजाली, ओ भाई मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अमेरिकन सीआईए के एहलकार है, ठीक है। मुझे बताएं कि ऐसे वक्त में फयाज साहब, जस्ट लेट्स मेक अ सेंस, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद भी चाहती है कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं, बानी पीटीआई भी ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं शो कर चुके हैं, ऐसे क्रूशल टाइम पे क्यों वीडियो का पोस्ट किया जाएगा और क्यों ये इस तरह का इंतहाई कदम उठाया जाएगा चीज़ें ख़राब करने के लिए? फरवा, मैं एक साल से ये कह रहा हूँ कि आलमी ताकतों का एजेंडा है, इजरायली मोसाद, इंडियन रॉ और आलमी ताकतों की जितनी खुफिया एजेंसीज हैं, उनका एजेंडा है कि एटमी पावर पाकिस्तान, उसको हमने स्टेबलाइज नहीं होने देना, उनको हमने डिस्टेबलाइज किए रखना है। सर ये आलमी ताकतों की साजिश तब नहीं पता थी जब 2018 में इमरान खान आ रहे थे? भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो हरकतें इन्होंने शुरू की हैं वो तो 2022 से शुरू की ना। उससे पहले तो हमें ये दर्ज देते थे सुबह दोपहर शाम कि पाक फौज और आईएसआई का सियासी किरदार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के और बका के लिए बहुत जरूरी है। हर महीने इंटरव्यू देके बानी तहरीक साहब उस वक्त जो बातें करते थे वो तो हमारी जो अपनी सोच और आइडियोलॉजी थी उससे कंपेटेबल थे ना, उससे आइडेंटिकल थे। लेकिन जो अप्रैल 2022 से इन्होंने गजल पढ़ना शुरू की, 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 वाला कल जना पढ़ा इन्होंने शुरू किया, वो समझ से बाहर था। अब यहाँ पर एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। चलें, अभी आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान? सर कहाँ से, हालांकि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा बरतानिया उनके साथ खड़ा है। अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बरतानवी हाई कमिश्नर आपके सामने है ना, उनके बरतानिया में तो नहीं चल रहे, अमेरिका में तो नहीं चल रहे केसेस, तो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लेना, पूरी कंप्लीट मेरी बात सुन लो। बरतानवी हाई कमिश्नर खुल के क्यों सामने आ गई है? खुल के वजह यह है कि उनका टूल था, उनका पपट था, उनका अहलकार था, उन्होंने एक एजेंडे पे लाया हुआ था। उस पूरी बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, इजरायली एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, ये सारों ने मिलके इनके ऊपर हाथ रखा, इनको हल्लाशेरी दी, इनको बकअप किया। अंदर ये तो थे एक्सीजीनियस, इंडिजीनियस आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनरल फैज उस वक्त मौजूद थे, बुशरा बीबी के जरिए से जिस अंदाज से पुरानी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हल्लाशेरी दी, इनको कहा जी मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा, तुम बेगम रहो, जितना टकरा सकते हो जनरल बाजवा और आर्मी के साथ और आईएसआई के साथ टकरा जाओ, बस ये नवंबर 2023 में मैं आ रहा हूँ और अल्लाह खैर सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अभी साहब मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आ रहे हैं बाहर के नहीं आ रहे? वन लाइनर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। चलें, के साथ ही तो इस किस्म के गद्दार कौन वाले ट्वीट कर रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल हसन साहब, आपने वक्त निकाला। और फैजुल हसन चौहान साहब के मुताबिक कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रोपोगेट किया जा रहा है इसमें आलमी ताकतें भी मुलव्वस हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।